Hello everyone, welcome back to Replicating Minds once again. This is lecture number 7 from Cell Biology और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है दिस इज अबाउट पेप्टाइड हार्मोन्स एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ सेल सिग्नलिंग लेक्चर सीरीज। सेल सिग्नलिंग में पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पेप्टाइड हार्मोन्स और स्पेशली ऐसे दो पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं और ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। तो उन दो जो पेप्टाइड हार्मोन्स उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। सो दिस particular lecture is going to be about how insulin and glucagon keep your blood sugar balanced। इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 ऑफ सेल सिग्नलिंग, उसमें हमने सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सेल सिग्नलिंग समझ में नहीं आती है और आप शुरू से सेल सिग्नलिंग पढ़ना चाहते हो, तो वो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, लाइक व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, व्हाट काइंड ऑफ सेल सिग्नलिंग आर देयर, लाइक ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ऑल काइंड ऑफ सेल सिग्नलिंग। फिर हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो बेसिक्स जितने भी थे सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड चीज़ें हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो आप जाकर देख सकते हो, पार्ट 1 ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के ख़त्म होने तक आप सीखोगे विच ग्लैंड्स सिक्रीट इंसुलिन, ग्लूकागन एंड सोमेटोस्टेटिन। फिर आप समझोगे कि हाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागन रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। देन यू विल लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, और जो स्ट्रक्चर है इंसुलिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, लाइक CSIR हो, DBT हो, गेट हो, या चाहे आपके यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इंसुलिन के स्ट्रक्चर पर स्पेशली काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सिग्नल्स दैट ट्रिगर्स द सिक्रेशन, द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द टारगेट सेल्स और एंड टिश्यूज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन, लाइक कैसे ग्लूकागन और इंसुलिन रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर रिलीज होने के बाद किस सेल को, किस टिश्यू को जाके टारगेट करते हैं। देन किस टाइप के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, और जब इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर से ग्लूकागन या इंसुलिन का, तो किस टाइप के पाथवेज एक्टिवेट होते हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक फ्लो चार्ट से, जहाँ पे मैंने आपको सारे हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स सच एज पेप्टाइड, कैटाकोलामाइन, इकेसोनॉइड, स्टेरॉइड, विटामिन डी, रेटिनॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स। बट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में, उसमें भी सिर्फ इन दो हार्मोन्स के बारे में। इनका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। क्यों? क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मेनली इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और ग्लूकोज लेवल को ब्लड में जब मेंटेन करने की बात आती है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस की बात आती है, तो सिर्फ दो नाम सामने आते हैं। वो दो हार्मोन्स के नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। तो मेनली हम आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागन को रिलीज करवाते हैं, कहाँ जाकर ये बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद क्या पाथवे एक्टिवेट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारी चीज़ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको जब एक ब्रीफ दिया था एंडोक्राइनोलॉजी का, एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसमें सारे हार्मोन्स ब्रीफ में डिस्कस किए, तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो पेनक्रियाज होता है, जो इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करता है, उसको शुगर मैनेजर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में, वो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द ब्लड शुगर एंड मेक्स क्विक एडजस्टमेंट लाइक अ स्किल्ड ऑपरेटर
मैनेजिंग ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और पैनक्रियाज के पास जो सुपर पावर्स थे वो थे इंसुलिन और ग्लूकागन। और आज इन्हीं सुपर पावर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे हाउ दीज टू सुपर पावर्स हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली ग्लूकागन इंसुलिन डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं बस इंट्रोडक्शन में आपको सोमेटोस्टेटिन के रिलीजिंग सेल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों हार्मोन्स सेम ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। बट डिस्कशन मेनली ग्लूकागन इंसुलिन पे होगा। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है, जो कि लोकेटेड होता है अपर एब्डोमेन में, है ना, बिहाइंड द स्टमक। जो हमारे स्टमक होता है उसके ना कई सारे रीजन्स होते हैं, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, राइट, लेफ्ट, है ना। तो जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे अपर एब्डोमेन की तरफ लोकेटेड होता है। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारे स्टमक के पीछे और स्पाइन के आगे की तरफ, मतलब स्टमक और स्पाइन के बीच में, स्पाइन जो होती है रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके आगे और स्टमक के पीछे, उन दोनों के बीच में अपर एब्डोमेन की तरफ लोकेटेड होती है। उसके बाद ये जो पैनक्रियाज होती है ना, इसके अंदर मिलती हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसको बोलते क्यों है ना। तो इसमें देखो कि इसके टर्म को समझते हैं। इसमें एक तो है आइलेट, अगर पूरा लिखे तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं। तो भाई जिस साइंटिस्ट ने इन सेल्स की डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम था पॉल लैंगरहैंस, ठीक है। तो जिसने खोजा उसी के नाम पे इन सेल्स का नाम रखा गया, राइट। ये किया था 1869 में डिस्कवरी इन्होंने। उसके बाद इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं। लैंगरहैंस तो ये सेल्स का नाम है, इन सेल्स का नाम क्या है, लैंगरहैंस। आइलेट इसलिए बोलते हैं, आइलेट का मतलब होता है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ओशियन, ओशियन के बीच में एक छोटा सा कोई लैंड का टुकड़ा जो बाकी लैंड से आइसोलेटेड है, तो उसको आइलैंड बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है कि पूरे के पूरे पेनक्रियाज में ये कुछ, ये जो सेल्स होती है लैंगरहैंस सेल्स, ये काफ़ी कम मात्रा में होती है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है काफ़ी आइसोलेटेड होती है और काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो एक तरीके से ये आइलैंड की तरह इसको समझा गया, तो उसी से इसका नाम रख लिया आइलेट, मतलब आइलैंड, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ, ठीक है। अब पेनक्रियास के अंदर होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास तीन इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, तीन मेन सेल्स होती है। कौन कौन सी आपको पता है ऑलरेडी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ठीक है। और आप जानते हो कि अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है ग्लूकागन। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। और डेल्टा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन। तो आज के बाद आप लोग याद रखोगे ये तीनों की तीनों जो हॉर्मोन्स होते हैं ये पैनक्रियास से ही रिलीज होते हैं। पैनक्रियास में कहा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में तीन अलग अलग सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, जो ये ग्लूकागन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। तो ये तो हो गई कि उन ग्लैंड्स की बात, उन सेल्स की बात जो ग्लूकागन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, शुरू में बात की कि भाई ग्लूकागन और इंसुलिन बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो कैसे, तो ग्लूकागन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता रहता है, हमेशा इंक्रीज करता रहता है। और साथ ही साथ जो इंसुलिन होता है वो हमेशा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों अगर आप ऐसे समझो तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। कितना रहता है, कैसे करते हैं ये दोनों मिलके, ये आगे अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज़। अगर हम बात करें सोमेटोस्टेटिन की, तो सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो टर्म्स हैं ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, इनका मतलब समझ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो
ये जो ग्लूकागन है ना, ये जो है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें ग्लू जो है वो ग्लूकोज से लिया गया है, और एगोन, एगोन जो है वो एगोनिस्ट से लिया गया है। तो ये मतलब ये जो हार्मोन है, ये अगेंस्ट द ग्लूकोज काम करता है, अगेंस्ट ग्लूकोज ऐसा। तो जब ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है तो ये बढ़ा देता है। तो उस तरीके से उस कंसेप्ट पे इसका नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद इंसुलिन जो है, इंसुलिन का मतलब भी, इंसुलिन का मतलब होता है लैटिन वर्ड में इंसुला, इंसुला, और इसका मतलब भी आइलैंड होता है। तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में मिला था सबसे पहले, तो इसलिए इसका नाम इंसुलिन रख दिया। तीसरा जो है वो है सोमेटोस्टैटिन। इसमें जो स्टैटिन होता है ना, इसका मतलब होता है इनहिबिट। तो ये जो हार्मोन है ना सोमेटोस्टेटिन, ये मेनली इनहिबिटरी हार्मोन है। ये बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट करता है, इसलिए इसको सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स से, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड चीज हो गई, जो कि आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आने वाली है। ठीक है। कि हाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि जब आप खाना खाते हो, कोई भी मील लेते हो, दोपहर का, सुबह का, शाम का, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एनीथिंग, और कोई ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि खाने में ग्लूकोज होता है ना, मोस्टली खाने से हमें ग्लूकोज मिलता ही है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो भाई ये सिग्नल जाता है किसको? पेनक्रियाज में लोकेटेड बीटा सेल्स को। ठीक है। बीटा सेल्स को पता चलता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, और अब इसको मेंटेन करने के लिए कम करना जरूरी है। तो ये क्या करता है? तुरंत इंसुलिन सिक्रिएट कर देता है। ठीक है। फिर ये जो इंसुलिन सिक्रिएट हुआ है ब्लड में, ये पहुंचता है मेनली दो मेजर टारगेट्स के पास। वो और भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं बॉडी में, बट हम मेन टारगेट्स की बात करेंगे। तो उन मेन टारगेट्स में से पहला टारगेट हो गया आपका मसल या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, मसल सेल्स या एडिपोज टिश्यू। और ये हो गया लिवर सेल। ठीक है। तो मसल सेल में जब ये इंसुलिन पहुंचता है, तो एक्चुअली मसल सेल, जैसे मान लो ये मसल सेल है, मसल सेल या लिवर सेल है ये कोई भी, तो इस पे इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर कैसा होता है, कैसे बाइंड करता है, इसके बाद क्या पाथवे एक्टिवेट होते हैं, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि कैसे इंसुलिन और ग्लूकागन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ा था, उस ग्लूको बढ़े हुए ग्लूकोज ने पैनक्रियास तक, वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज पैनक्रियास के बीटा सेल्स तक पहुंचा। बीटा सेल्स को जब पता चला कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो उसने इंसुलिन सिक्रिएट कर दिया। वो इंसुलिन जब सिक्रिएट हुआ तो ब्लड के थ्रू पहुंचा मसल सेल के पास या लिवर सेल के पास या दोनों के पास एक साथ पहुंचा। ठीक है। तब मसल सेल्स या लिवर सेल के पास जब पहुंचा, तो उस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे इंसुलिन के लिए, इंसुलिन रिसेप्टर जो प्रेजेंट थे ये वाले, उस पे जाके इंसुलिन बाइंड हुआ। और जब इंसुलिन बाउंड हुआ इस पे रिसेप्टर पे, तो क्या हुआ कि मसल सेल में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ गया। मतलब मसल सेल क्या करने लगी? ग्लूकोज अपटेक करने लगी ब्लड से ग्लूकोज लेने लगी। ठीक है ना? लेके क्या करेगी मसल सेल? वो ग्लाइकोजन बनाएगी। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है एक पॉलीसेक्राइड। ठीक है। ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड, और ग्लाइकोजन होता है पॉलीसेक्राइड। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ये ग्लूकोज है। ठीक है। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है। तो मसल सेल्स क्या करती है? एक तरीके से बहुत सारा ग्लूकोज जो ब्लड में जमा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उन सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मसल अपने में लेने लगती है, अब्जॉर्ब करने लगती है, और ग्लाइकोजन बनाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज को स्टोर करना चाहती है फॉर फ्यूचर। जब बॉडी को वापस ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को जमा कर रही है, उसको ब्रेक डाउन करके फिर से ग्लूकोज रिलीज कर सके। आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप ये समझो कि मसल सेल्स ने ग्लूकोज अपटेक करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा? जब मसल सेल्स ग्लूकोज लेने लगी ब्लड से, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो एक तो ये मैकेनिज्म है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने का इंसुलिन के थ्रू। ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म, जब ये इंसुलिन लिवर सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो ये प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है किसको? ग्लाइकोजेनेसिस को। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, ग्लाइकोजेनेसिस इसका मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जो अभी मैंने आपको बताया है ना, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। आप इसके नाम से समझो ना, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन ये रहा, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। टर्म को ब्रेक करो, संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा होगा, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या करता है कि लिवर सेल में जब ये इंसुलिन बाइंड होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, मतलब वही ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देता है लिवर सेल। ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज तो मिल ही रहा है, ब्लड से आ रहा है बहुत सारा भर भर के, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ग्लाइकोजन बनता है लिवर सेल में तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका होता है कि लिवर सेल में ही एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है इसको भी समझते हैं ध्यान से। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें देखो तीन चीजें हैं, तीन टर्म है अगर ढूंढेंगे तो इसको। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करता है लिवर उस टाइम पे। कब? जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो वैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो और नए ग्लूकोज क्यों बनाने हैं? तो उस टाइम पे ये जो नए ग्लूकोज बनने वाला प्रोसेस है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सप्रेस हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, नहीं होता ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये दो तीन तरीके हैं, इन तरीकों से क्या करता है, इंसुलिन कामयाब हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है, ये कब बढ़ा था? जब खाना खाया था हमने, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी देखो यहाँ पे कम हो गया, मतलब बराबर हो गया, ये पहले बढ़ गया था अभी ये बराबरी पे आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, बॉडी में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। और एनर्जी का जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है? ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज यहाँ पे देख सकते हो कम हो गया है, ठीक है, तो वो दो टाइम पे होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लो, या रात के टाइम। रात के टाइम आप खाना वाना कुछ खाते नहीं हो तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, जो उन्होंने दिन भर आपने खाना खा खा के ग्लूकोज बॉडी को प्रोवाइड किया है, और वो ग्लूकोज जाके मसल सेल्स में या लिवर में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब रात को बॉडी क्या करेगी, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगी, ठीक है, और ग्लूकोज रिलीज करेगी बॉडी में। तो वो कैसे? तो जब रात को ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तो फिर से वो सिग्नल जाता है किसको? पेनक्रियाज को, लेकिन इस बार अलग सेल्स को सिग्नल जाता है, इस बार जाता है अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल्स को सिग्नल जाता है कि भाई बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और अब हमें ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में बढ़ाना होगा ताकि बॉडी के सारे फंक्शन सही से काम करें। तो ये पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल्स होती है, जब उसको ये सिग्नल मिलता है तो ये क्या करती है? ग्लूकागन रिलीज करती है, एक दूसरा हार्मोन, एक दूसरा सुपर पावर, ठीक है। अब ये क्या करती है, लिवर में जाके लिवर के सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है। इस लिवर सेल पे ही ग्लूकागन का भी रिसेप्टर होता है, इस पे इंसुलिन का भी रिसेप्टर होता है। तो जो मॉलिक्यूल आएगा जिस रिसेप्टर से बाइंड करेगा वैसा पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी लिवर सेल पे कौन आके बाइंड हुआ है? ग्लूकागन। और अब ये क्या करेगा, दो प्रोसेस एक्टिवेट करेगा। एक होगा पहला क्या? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ध्यान से समझो, देखो ग्लाइकोजीनोलाइसिस में ग्लाइकोजन है एक, तो आपको पता ही है दिस इज ए पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज, जो कि बॉडी ने, लिवर ने दिन भर जो ग्लूकोज आया था उसे एब्जॉर्ब कर करके ग्लाइकोजन बना लिया था। लिवर सेल के पास अभी बहुत सारा ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है। बट जब अभी बॉडी को जरूरत है, अभी लिवर को सिग्नल आया है कि बॉडी को
ब्लड को ग्लूकोज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ग्लूकागन ने ये संदेश पहुंचाया है। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, मतलब जो दिन भर ग्लाइकोजन जमा हुआ है उसका लाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन। अब ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाएगा, और जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो एक तो ये प्रोसेस है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का ग्लूकागन के थ्रू। दूसरा प्रोसेस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऊपर देखो, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट किया था इंसुलिन ने, मतलब नए ग्लूकोज नहीं बनने दे रहा था जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था। बट यहाँ पे तो भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है ना, मतलब नए ग्लूकोज की जरूरत है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को, प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, ताकि नए ग्लूकोज बनने लग जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये दोनों मेंटेन करके रखते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन, इस रेंज में 4 to 6 मिलीमोल। दैट इज अ वेरी क्रिटिकल रेंज। ना तो इससे कम होने देते हैं, ना इससे बढ़ने देते हैं। ये इन दोनों का काम होता है, किसका? इंसुलिन और ग्लूकागन का। एडवर्स कंडीशन में जब कुछ प्रॉब्लम आती है इंसुलिन पाथवे में या ग्लूकागन पाथवे में, तब बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, और जो इस रेंज से बाहर चला जाता है, या तो 4 से कम या तो 6 से ज़्यादा। उस केस में आपको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स, अलग अलग टाइप के डिसीज देखने को मिलते हैं, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन और ग्लूकागन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट। उससे पहले आपको ये होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब पता है? नहीं पता? तो अभी समझते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी का जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल बनाए रखना। बाहर जो भी चल रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, उन सबको रजिस्ट करते हुए बॉडी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करती है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखने की कोशिश करती है। तो वो स्टेबिलिटी को, वो बैलेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, बॉडी में ग्लूकोज का बैलेंस, कैल्शियम का बैलेंस, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस, टेम्परेचर होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, कैल्शियम होम्योस्टेसिस, हर चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए, हर चीज़ बैलेंस रहनी चाहिए एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी के लिए। तो उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो वाई दिस बैलेंस ऑफ ग्लूकोज, वाई ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट, वो समझते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहला जो रीजन है वो ये कि जो ग्लूकोज है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स। चाहे बॉडी में कोई भी सेल्स हो, मोस्टली सेल्स जो होती है, मोस्टली सेल्स क्या, हर एक सेल्स जो भी रोल प्ले कर रही है बॉडी के एफिशिएंट फंक्शन के लिए, जो भी फंक्शन प्ले कर रही है, हर फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। एंड वी नो दैट ग्लूकोज इज वन ऑफ द मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और भी होते हैं जो कि अभी बताऊंगा आपको, उनमें से कुछ वाइटल ऑर्गन्स तो ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंड होते हैं ग्लूकोज के ऊपर फॉर देयर एनर्जी सोर्स। ठीक है, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो एक क्रिटिकल रेंज होता है ग्लूकोज का ब्लड में, वो कितना होना चाहिए? 4 to 6 मिलीमोलर। ठीक है, अगर इस रेंज से डेविएशन होता है तो उससे कई तरीके के साइड इफेक्ट, सिम्टम्स या डिसीज कंडीशन भी देखी जा सकती है। जैसे कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, इंसुलिन कम हो जाता है, तो बॉडी जब इंसुलिन नहीं बनाती है उससे क्या होता है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है, जैसे डायबिटीज हो जाती है। वो भी क्या है कि ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हुआ, उसकी वजह से डिसीज देखने को मिल रही है। तो बॉडी में क्या हुआ कि ये जो रेंज है 4 to 6 मिलीमोलर से, उससे बढ़ गया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो डायबिटीज हो गई। तो वही, अगर इस रेंज से कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर इस रेंज से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ग्लूकोज का, तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये दो जो कंडीशन है ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हाइपो और हाइपर ग्लाइसीमिया दोनों में से कुछ भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस क्या करता है? इट सप्लाइज एनर्जी टू वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, किडनी,
intestinal cells, and adipose tissue and all other cells और tissue organs. बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वाइटल ऑर्गन जिससे आपको एक अंदाजा लगे कि भाई ग्लूकोज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बॉडी के लिए। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की, है ना। आप देखो जो ब्रेन होता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी का सिर्फ 2% ऑफ वेट होता है। जैसे अगर आप 100 किलो के हो तो आपका ब्रेन सिर्फ 2 किलो का होगा। इवन इतना कम वेट रखने के बावजूद ये सबसे ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी से मांगता है। मतलब आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज आप इनटेक कर रहे हो उसमें से 20% ग्लूकोज सिर्फ ब्रेन को चाहिए होता है। ठीक है, बाकी ग्लूकोज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल अदर सेल्स में, बट उसमें से एक मेजर पोर्शन, कोई ऐसा सेल कोई ऐसा ऑर्गन टिश्यू नहीं है जो अकेला 20% ग्लूकोज लेता हो। ब्रेन अकेला 20% ग्लूकोज लेता है। इसके बावजूद कि ब्रेन का साइज इतना कम है और ये आपकी पूरी बॉडी के वेट का बहुत कम परसेंटेज रखता है। तो ऐसा क्यों है कि इसको इतना ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो उसमें से सबसे पहला रीजन तो यही है कि भाई जो ब्रेन सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके पास वो ज्यादा ग्लूकोज स्टोर करके नहीं रख पाती। लाइक लिवर, लाइक मसल्स, लिवर एंड मसल सेल्स कैन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज ले लेते हैं। लेकिन ब्रेन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि वो स्टोर करके रख पाए। थोड़ा बहुत कर सके बट ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए उसको कॉन्सिस्टेंटली ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है सारे के सारे फंक्शंस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है, तो इसी में आपका ब्रेन भी इंक्लूड हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम के लिए ग्लूकोज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसको कंसिस्टेंट ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये चाहे आप सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे कूद रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ कुछ भी कर रहे हो, ये इवन आप रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, तब भी नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट रहता है और काम पे लगा हुआ रहता है। और नर्वस सिस्टम आपको पता है कि मोस्टली किस पे काम करता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका मेन जो इसका काम होता है, वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको बैलेंस करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, है ना, एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वो मेंटेन करके रखना नर्वस सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये कंसिस्टेंटली सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है ऑल ओवर द बॉडी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इसके लिए इसको लगातार ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है उनके पास ग्लूकोज स्टोरेज की कोई एफिशिएंट ग्लूकोज स्टोर करने का कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते तो उनको लगातार ग्लूकोज चाहिए रहता है। जैसे अगर आप विटामिन का एग्जांपल लो, आपकी बॉडी विटामिन बनाती नहीं है, ठीक है, आप डाइट के थ्रू लेते हो, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली डाइट के थ्रू विटामिन लेते रहना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही। सेम आप ब्रेन के साथ एग्जांपल ले लो, ब्रेन ग्लूकोज स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए उसको कंसिस्टेंटली ग्लूकोज चाहिए होता है, क्योंकि आ रहा है, एनर्जी बन रही है, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और खत्म हो रहा है, तो उसको लगातार चाहिए होता है। इसके बाद तीसरा जो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को जरूरत, ये तो एंटायरली ग्लूकोज पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। मतलब क्यों? क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मोस्टली सेल्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो अगर कुछ टाइम के लिए ग्लूकोज ना भी मिले तो एटीपी प्रोड्यूस करने के और भी अदर पाथवेज हैं, वो बना के एटीपी अपने आप को चला सकता है कुछ टाइम तक। बट रेड ब्लड सेल के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एंटायरली पूरी तरीके से कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसल्स। मसल्स आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा काम में आते हैं। कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी हो तो मसल की ज़रूरत पड़ेगी। और मसल्स के लिए जो एनर्जी है वो लाइक और भी अदर पाथवेज और भी अदर सोर्सेज हैं मसल्स के लिए एनर्जी के। लाइक फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी गेन कर सकता है, या अमीनो एसिड्स से भी ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकता है। किसी दूसरे पाथवे से होते हैं कई पाथवे, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो ग्लूकोज होता है ना, वो क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जल्दी से एनर्जी, एक इंस्टेंट
सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज मसल के लिए। ठीक है। इसके बाद किडनी, किडनी का फंक्शन आपको पता ही है, फिल्ट्रेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो इसके लिए भी ग्लूकोज की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती क्यों है। अब लेकिन अगर मान लो कि इनको ग्लूकोज ना मिले, अगर इन सब वाइटल ऑर्गन्स में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपको पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ ब्रेन की बात करें, अगर हम सिर्फ ब्रेन की बात करें, तो अगर ब्रेन के माइल्ड सिम्टम्स की बात करें, जब इसको ग्लूकोज नहीं मिलता, तो माइल्ड सिम्टम्स जो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको आलस का फील होगा, डिजीनेस, ठीक है, फिर हेडेक होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बाद कंफ्यूजन होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि काम करना है कि नहीं करना है, या समझ रहे हो, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, या आ, आपको कंसंट्रेट करने में डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये सब इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई ब्रेन में ग्लूकोज की, तो आप कोमा में जा सकते हो, आपको दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स पड़ सकते हैं, फिर आपको दिखाई देना बंद हो सकता है, दृष्टि धुंधली हो सकती है ना, चक्कर आ सकते हैं। देखते हो ना, जैसे स्कूल में पहले क्या होता था, आपने तो एक रियल एग्जाम्पल आप में से मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा। हम जब सुबह सुबह स्कूल जाते थे, याद है आपको, प्रेयर होती थी सुबह सुबह गर्मियों के टाइम में, जून जुलाई अगस्त में कड़क वाली धूप पड़ती थी, कोई ना कोई बच्चा बेहोश हो जाता था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सुबह सुबह कौन खाना खा के जाता है, बहुत कम लोग ब्रेकफास्ट करके जाते थे स्कूल के टाइम पे, 7 बजे 6:30 बजे, है ना। और जाते ही आप धूप में लाइन में खड़े हो जाओ, आधा घंटा तो लगता था प्रेयर में, आधा पौना घंटा 1 घंटा। और अगर जुलाई का मौसम, अगस्त का मौसम, आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है इंडिया में, तो ग्लूकोज की कमी हो गई बॉडी में, चक्कर खा के गिर गए, है ना। तो क्या वो कहाँ हिट कर रहा है, ब्रेन में, ब्रेन से ही सब कुछ चल रहा है, ब्रेन में ग्लूकोज की कमी हुई, सीधा फेंट, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज आपके ब्रेन के लिए। उसके बाद याददाश्त जा सकती है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी ग्लूकोज की हो गई, आप भूलने लगोगे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लूकोज डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिल सकती है, ब्रेन से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सेम फंक्शन है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है, तो सेम सार जो भी डिस्कस किया हमने, वो सब नर्वस सिस्टम ब्रेन मिला के सिम्टम देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें, तो रेड ब्लड सेल में खुद में कोई सिम्टम दिखाई को देखने को नहीं मिलेंगे, बट रेड ब्लड सेल के थ्रू जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसमें आपको डिसेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि रेड ब्लड सेल का जो मेन काम होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो अगर रेड ब्लड सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, तो क्या होगा कि वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, और आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होगा, फिर वही आपको आलस होगा, आपको डिजीनेस होगा, समझ रहे हो, ये सारी स्थिति पैदा होगी। उसके बाद आता है मसल की। अगर मसल्स में ग्लूकोज की कमी है, मसल्स में एनर्जी की जरूरत है, तो आपको क्रैम्स आ सकते हैं, आप थोड़ा भी काम करोगे तो थक जाओगे, आलस होगा, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, मसल वीकनेस होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर किडनी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाए बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है, वो सही से प्रॉपर हो नहीं पाएगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि ग्लूकोज लेवल की डेफिशिएंसी से कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए ब्लड में, तो उसके भी अलग 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 सिम्टम्स हैं। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज डायबिटीज। ठीक है, तो मेरा मकसद यही था इस स्लाइड पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने का कि क्यों ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को समझ पाओ, और इसके साथ साथ ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस को समझ पाओ, क्यों ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हाइपोग्लाइसीमिया, ये प्रिवेंट करता है हाइपर ग्लाइसीमिया, आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों टर्म के बारे में। और भी रेगुलेट करता है अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे ग्लूकोज इज वेरी असेंशियल। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं, वन ऑफ आवर सुपर पावर, वन ऑफ आवर पेप्टाइड हार्मोन, दैट इज इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ग्लूकागन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन का जो मैच्योर स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ये दो चेन से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, चेन ए एंड चेन बी, और ये दोनों चेन जुड़े हुए होते हैं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड की
हेल्प से। याद रखना हमेशा, मैच्योर एक्टिव फंक्शनल इंसुलिन जो होता है वो दो चेन से बना होता है, ए चेन बी चेन, और वो जुड़े हुए होते हैं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो ए चेन को ए चेन से जोड़ता है, मतलब एक तरीके से ए चेन को स्टेबलाइज करता है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि ए और बी कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो टू डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, अब बात करते हैं, अभी आपने देखा एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन जो दो चेन से मिलकर बनाते हैं, ए चेन बी चेन। बट हाउ इंसुलिन बिकम्स एक्टिव, क्या इंसुलिन शुरू से ही बॉडी में एक्टिव रहता है? क्या इंसुलिन शुरू से ही बॉडी में फंक्शनल रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? नो। ये जब सिंथेसाइज होता है बॉडी में तो ये इनएक्टिव होता है, मतलब फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, और उसका नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन। तो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है? सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स इन आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियाज एज एन इनएक्टिव सिंगल चेन प्रिकर्सर कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं ध्यान से, क्योंकि इसके सिंथेसिस पे, इसके स्ट्रक्चर पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या है? अभी तक तो आपको पता ही चल गया है कि इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है ना? पेप्टाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन बड़ा होता है, पेप्टाइड छोटा होता है, बट दोनों अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, है ना? तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वैसे ही पेप्टाइड सिंथेसिस होता है। प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? राइबोसोम्स पे, राइट? तो ये भी कहाँ होगा सिंथेसिस? राइबोसोम्स पे। ठीक है, कहाँ पे? राइबोसोम पे। कौन से राइबोसोम पे? वो है इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपने देख लिया इसका आंसर, आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, आप सबको फ्रेम करते हैं। तो जो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, मतलब पेनक्रियाज है, उसमें जो आइलेट सेल्स है, उसमें जो बीटा सेल्स है, उसके बाद ये न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस में यहाँ पे आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो बोलते हो आप, ईआर पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? अभी बताया मैंने आपको, ईआर पे आपका प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। ठीक है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर इन्हीं ईआर पे ये राइबोसोम्स नहीं होंगे तो उनको एस ईआर बोला जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, तो बात करते हैं इंसुलिन के सिंथेसिस की। तो इन राइबोसोम्स पे ना, राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। ओके, तो यहीं पे आपके इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। इंसुलिन का नहीं, प्री प्रो इंसुलिन का, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन का। जब यहाँ इंसुलिन बन जाता है तब क्या होता है कि ये इंसुलिन यहां से ट्रेवल करके जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में। ठीक है, और वहां पे ये मैच्योर होता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये जाता है गोल्जी बॉडी में, वेसिकल्स के थ्रू। आपको पता है कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है ये गोल्जी बॉडी में। ठीक है, वहां पे ये गोल्जी बॉडी से फिर वेसिकल्स में वापस ट्रांसफर हो जाता है, जहां पे ये स्टोर होके रहता है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ट्रैफिकिंग होती है। अब जब मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें तीन चेन्स होती है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। एक्टिव वाले में सिर्फ दो चेन थी, ए चेन बी चेन, बट इसमें तीन चेन है। इसमें जो सी चेन होती है वो क्या करती है, ये जो सी चेन है ये ए चेन को और बी चेन को कनेक्ट करके रखती है। बी चेन को यहाँ से जोड़ के रखा हुआ है, और सी ने बी को यहाँ से पकड़ा हुआ है, और सी ने ही ए को यहाँ से पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बी और ए एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी प्री प्रो इंसुलिन के एन टर्मिनल पे एक सिग्नल सीक्वेंस होता है, जो कि रेड कलर में आप यहाँ देख सकते हो। अब इस सिग्नल सीक्वेंस का काम क्या होता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक बार राइबोसोम पे प्री प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज हो जाता है तो वो ट्रैवल करके जाता है ईआर के ल्यूमिन में। तो भैया यही होता है
गाइड कि आपको कहाँ जाना है। तो ये बताता है इंसुलिन को कि चलो अब आपको जाना है, अब आपका सिंथेसिस हो चुका है, अब आपको जाना है ईआर ल्यूमेन में। तो ये सिग्नल, इसलिए इसको सिग्नल सीक्वेंस बोलता है। ये गाइड करता है इंसुलिन के इनएक्टिव फॉर्म को ईआर ल्यूमेन तक पहुंचाने में। ठीक है। अब ये एक बार ईआर ल्यूमेन में पहुंच गया, ठीक है, ये पहुंच जाएगा ईआर ल्यूमेन में। ठीक है। सिग्नल सीक्वेंस गाइड्स प्रो इंसुलिन टुवर्ड सिक्रीटरी वेसिकल्स, वही सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू ईआर ल्यूमेन में। अब वहां पे क्या होता है, प्रो इंसुलिन से कन्वर्जन होता है प्रो इंसुलिन में। ठीक है, जिसमें होते हैं दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एक होता है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रो इंसुलिन से कन्वर्ट हो रहा है प्रो इंसुलिन में। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ये सिग्नल सीक्वेंस क्लीव हो जाता है। ठीक है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। दो तो बनते हैं ए और बी के चेन के बीच में, और एक यहाँ पे बनता है जो ए को ए से कनेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको मैच्योर फॉर्म में दिखाया था अभी। ठीक है। तो क्या होता है अब कि पहले यहाँ पर आप देखो तो ए और बी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बना तो अब ये ए चेन और बी चेन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन इज स्टोर्ड इन सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में ही ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में स्टोर होके रहता है। ठीक है। ल्यूमेन से निकल के सेक्रेटरी वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब टाइम आ गया है प्रो इंसुलिन से एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट होने का इसका। ठीक है। तो ये कब होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है कि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाता है एक्टिव और उसको रिलीज कर देता है। तो ये बनता कैसे है देखो आप यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन का बनना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सी वाला चेन है, सी चेन, ये क्लीव हो जाता है, क्लीव होके यहाँ से हट जाता है। और पहले तो ए चेन और बी चेन को जरूरत थी सी चेन की, ताकि एक दूसरे से जुड़े हैं, बट अब इससे पहले वाले स्टेप में यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए थे ए और बी के चक्कर, बी के बीच में। तो सी की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन और मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि सिग्नल सीक्वेंस का काम क्या होता है। तो ये गाइड करता है प्रो इंसुलिन को ईआर ल्यूमेन के लिए, राइबोसोम से ईआर ल्यूमेन तक पहुंचा देता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो मेनली 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ए चेन और बी चेन को जोड़ के रखते हैं एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। ये ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जब प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन से जब मैच्योर इंसुलिन बनता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। एक होता है यहाँ पे प्रो हार्मोन कन्वर्टेज, इसको PC1 2 3, अलग अलग आइसोफॉर्म्स होते हैं, PC1 PC2 PC3, ये वाला होता है। दूसरा होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ई। ये दोनों एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्जन होता है प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल होने से रिलेटेड, मैच्योरेशन से रिलेटेड। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चलो इंसुलिन बन गया, एक्टिव इंसुलिन बन गया। अब ऐसा क्या सिग्नल बॉडी को मिलता है, ऐसा क्या सिग्नल रिलीज होता है कि जो ट्रिगर करता है कि अब इंसुलिन की ज़रूरत है। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया ही था कि सिग्नल क्या है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है वही सिग्नल है। ठीक है। तो जो पैनक्रियाज होती है ना, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है, पता है आपको, वही रिलीज करती है इंसुलिन को। तो सबसे पहले बीटा सेल्स को पता चलता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोज आके बीटा सेल के रिसेप्टर पे, जो कि नाम है उसका GLUT2। ठीक है। ठीक है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये अपने रिसेप्टर से आके बाइंड होता है, ग्लूट रिसेप्टर से, जो कि बीटा सेल पे प्रेजेंट होता है।
तो इस तरीके से बीटा सेल सेंस करती है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये ग्लूकोज ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू बीटा सेल के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, एंट्री करता है, और एंट्री करने से क्या होता है कि ये क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एनहांस कर देता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनने लगती है। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी बढ़ जाता है सेल में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पोटेशियम चैनल है, ये क्या होती है कि ये सेंसिटिव होती है एटीपी के, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। तो क्या होता है कि नॉर्मली ये पोटेशियम चैनल खुला हुआ होता है, लेकिन जब सेल में बहुत ज़्यादा एटीपी का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये चैनल जो होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और जब ये चैनल बंद हो जाता है, पोटेशियम चैनल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्टर हो जाता है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल होती है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये खुल जाती है, ओपन, और लगातार कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगता है बॉडी में। और जब बॉडी में कह रहा हूँ, सेल में, कौन सी में, बीटा सेल्स में। और जब बीटा सेल्स में लगातार कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन होता है बीटा सेल के अंदर, ये सिग्नल होती है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। तो ये क्या करवाती है कि जो इंसुलिन के जो ग्रैन्युअल्स होते हैं, इंसुलिन जो स्टोर हुआ था, एक्टिव इंसुलिन इन ग्रैन्युल्स, ये क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और फाइनली सेल से रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर जाती है। तो इस तरीके से ग्लूकोज बीटा सेल्स को सिग्नल देता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, और फिर बीटा सेल सेंस करके क्या करती है, बहुत सारा इंसुलिन रिलीज कर देती है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। बट जो मेजर पार्ट्स होते हैं, जहां पे ये जाके टारगेट करता है ये रिलीज हुआ हुआ इंसुलिन, वो होता है लिवर, एडिपोज टिश्यू या सेल्स, और मसल सेल्स। दीज आर द मेजर साइट्स फॉर ग्लूकोज अपटेक, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज पे इंसुलिन जाके टारगेट करता है और उनको एक्टिवेट करता है। बट जो मेजर साइट्स होती है वो ये तीन होती हैं, लिवर, एडिपोज टिश्यू और मसल्स। तो होता क्या है कि जब ये लिवर सेल्स में, तो अब ऐसा देखो कि मतलब लिवर में, लिवर सेल पे जाके ये इंसुलिन के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, है ना। एडिपोस टिश्यू में भी इंसुलिन का रिसेप्टर होगा, वहां जाके बाइंड होगा। मसल में भी इंसुलिन का रिसेप्टर होगा, वहां जाके बाइंड होगा। तो ये जिस सेल में जाके जिस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, वहां पे पर्टिकुलर पाथवे को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो जब ये लिवर सेल्स में जाके बाइंड करता है, तो वहां पे प्रमोट करता है लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। और ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा ही हुआ है, तभी तो इंसुलिन रिलीज हुआ है, तभी तो लिवर को सिग्नल गया है कि भाई ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसको कम करने में हेल्प करो। तो लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जितना बढ़ा हुआ है ग्लूकोज, आने दो, मैं सबको लेके ग्लाइकोजन बना देता हूँ। तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो प्रमोट क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, कौन, लिवर। ठीक है, कब, जब इंसुलिन आके इस लिवर सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो क्या प्रमोट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा क्या होता है, इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आपको समझ में आ गया होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, ये इनहिबिट हो जाता है, नई ग्लूकोज नहीं बनने देगा लिवर, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। उसके बाद इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन को इनहिबिट करवा देता है लिवर। फिर मतलब अभी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है, क्यों, इसकी ब्रेकडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि ग्लूकोज रिलीज हो सके। बट अभी तो ऑलरेडी ग्लूकोज है, उसको कम करना है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है लिवर। इससे भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरीके से लिवर हेल्प करता है आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने में। अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू की, तो ये क्या करता है कि जब इसको सिग्नल मिलता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है,
ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी ग्लूकोज प्रेजेंट हैं उन सबको कन्वर्ट करने लग जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, फैट स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब मसल को सिग्नल मिलता है तो ये भी प्रमोट क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ये भी ग्लाइकोजन बनाने लगता है मसल में। मसल भी तो स्टोर करता है ना ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है, क्योंकि मसल्स में प्रोटीन तो आपको पता ही कितना ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ग्लूकोज की हेल्प से प्रोटीन बनाने लग जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो प्रोसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन ट्राइग्लिसराइड्स फॉर फैट स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू, या ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इन मसल, ये तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, बट ये मेडिएट कैसे हो रहे हैं, हाउ इंसुलिन हेल्प्स इन मेडिएटिंग दीज फंक्शंस। तो इंसुलिन क्या करती है, इन सभी सेल्स पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर उन पे जाके बाइंड होती है। तो वो रिसेप्टर जो होता है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, जो कि लिवर सेल पे, एडिपोज टिश्यू पे या मसल सेल पे प्रेजेंट होता है, वो बिलोंग करता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर फैमिली को। ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Insulin bind to the receptor tyrosine kinase receptor present on cells of these tissues and mediate downstream effects as mentioned below। मतलब ये मीडिएट करता है ये सारे फंक्शंस। तो अब कैसे होता है यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये लिवर सेल है या मसल सेल है या एडिपोज टिश्यू है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और इस पे प्रेजेंट होता है आपका इंसुलिन का रिसेप्टर। इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, और जो इसका बीटा सब यूनिट होता है वो प्रेजेंट होता है इंट्रा सेल्यूलर रीजन में। ठीक है, तो ये दोनों काम कैसे करते हैं, जो आपका अल्फा सब यूनिट होता है इंसुलिन का, ये हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है इसके ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे आके आपका इंसुलिन बाइंड हो जाता है। जैसे ही इस पे इंसुलिन बाइंड होता है तो ये जो बीटा सब यूनिट है, क्यों, क्योंकि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है और टायरोसिन काइनेस डोमेन है। तो जब इंसुलिन बाइंड होता है तो ये जो बीटा सब यूनिट है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो ये आगे के सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है, आगे के कैस्केडिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैसे, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ चुके कि भाई इंसुलिन आके इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। ठीक है, ये देखो, ये इस इतनी सारी डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैं आपको बहुत ही ओवरव्यू दे, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, बस आपको लेकिन एक कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीएसआर जैसा एग्जाम दे रहे हो या डीबीटी गेट जैसा एग्जाम दे रहे हो, तो मेनली सीएसआर है, वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं इन सब के फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। मैं इन सब का फुल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आपको नोट्स बनाते वक्त जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से लिख सकते हो। ठीक है, ओवरव्यू देता हूं मैं आपको इस पाथवे का। देखो, इंसुलिन रिसेप्टर जब इंसुलिन से बाइंड होता है, ये प्रोसेस मसल सेल में हो सकता है, लिवर सेल में हो सकता है, एडिपोज टिश्यू में हो सकता है, और भी किसी भी सेल में हो सकता है बॉडी के। ठीक है, मैं किसी एक सेल की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के पाथवेज को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, जैसा सेल का नेचर वैसा पाथवे एक्टिवेट होगा, क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग होता है ना। जैसे एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, बट लिवर क्या करता है, लिवर ग्लूकोज स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों का मोड ऑफ स्टोरेज अलग है, पाथवे ऑफ स्टोरेज अलग है। तो जिस तरीके का सेल होगा उसी तरीके का पाथवे एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे एक कंबाइन करके दिखाया हुआ है, बट ये अलग अलग पाथवेज होते हैं, और ये अलग अलग सेल्स में एक्टिवेट हो सकते हैं। जैसे कि किसी सेल में मान लो ये वाला पाथवे एक्टिवेट हो रहा हो, किसी में ये हो रहा हो, किसी में ये हो रहा हो, किसी में ये हो रहा हो। तो अगर मान लो ये एक्टिवेट होता है प्रोटीन TBC1D4, तो ये ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा। अगर GSK3 बीटा होता है तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। अगर TSC2 होता है तो ये लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। फॉक्सो एक्टिवेट होता है तो ये ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे सेल्स में ये सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाए, नहीं, किसी में ये होता है, किसी में ये होता है, किसी में ये, बट आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि जब इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर आपस में बाइंड होते हैं तो ये सारे पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, बट अलग अलग सेल्स में, या
इनमें से कोई 2 या 3 पाथवे सेम सेल में भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अब समझते हैं। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, तो ये क्या करता है, इसके पास जो टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है, काइनेज का काम क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्या करता है, इसका जो बीटा यहाँ पे सब यूनिट होता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है आईआरएस को। आईआरएस क्या होता है? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट होता है जो फॉस्फोराइलेट होने के बाद एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है, नेक्स्ट प्रोटीन पीआई 3 को एक्टिवेट करता है। पीआई 3 की भी क्या है, एक काइनेज प्रोटीन है। फिर ये क्या करता है, एक पीआईपी 2 करके एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है पीआईपी 3 में। और फिर ये पीडीके को एक्टिवेट करता है, फिर ये एकेटी को एक्टिवेट करता है, और फिर एकेटी अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन क्या है कि जब ये पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, इनका काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना। तो चाहे वो ग्लूकोज अपटेक के थ्रू करे, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के थ्रू करे, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू करे, लिपिड सिंथेसिस के थ्रू करे, या ग्लूकोज प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन के थ्रू करे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज अपटेक जो होता है ना, वो मेनली देखा जाता है लीवर या मसल सेल में। ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी लीवर या मसल सेल में देखा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस मेनली मसल सेल में देखा जाता है। लिपिड सिंथेसिस मेनली एडिपोस टिश्यू में देखा जाता है। ग्लूकोज प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन, ये प्रोसेस जो होता है लीवर में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। लिवर क्या होता है, मान लो कि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है ब्लड में, बट जैसे ही इसको सिग्नल मिला इंसुलिन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, रिलीज करते करते क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा कि अब्जॉर्ब करने लग जाए ग्लूकोज को। ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट फ्रॉम रिलीजिंग द ग्लूकोज टू अब्जॉर्बिंग द ग्लूकोज। तो ये शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी लिवर के पास होती है। ठीक है, तो अगर फॉक्सो एक्टिवेट हो रहा है तो ये वाला पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, शिफ्ट वाला। टीएससी 2 हो रहा है तो ये S6K या RAP P1C एक्टिवेट हो जाएगा। GSK3 बीटा हो रहा है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक्टिवेट हो जाएगा। TBCD1 हो रहा है तो ग्लूकोज अपटेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मैं एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लूँ, ग्लूकोज अपटेक कैसे होता है। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करवाता है कि जो ग्लूट करके रिसेप्टर होता है, ये एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ग्लू ग्लूट रिसेप्टर। ग्लूट रिसेप्टर किसके लिए होता है, ग्लूकोज के लिए। तो जब ये ग्लूकोज रिसेप्टर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होने लगते हैं, तो ये बहुत सारे ग्लूकोज आके इस पे बाइंड होने लगते हैं और अंदर एंट्री कर जाते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद जब ग्लूकोज अंदर आ जाते हैं बहुत सारे, तो ग्लूकोज से क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ये दोनों पाथवे एक साथ काम करते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर की तरफ बुलाता है बाय एक्सप्रेसिंग ग्लूट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जब ग्लूकोज अंदर आ जाता है तो GSK3 क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है पाथवे को, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के, और जो अंदर ग्लूकोज आया उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लग जाता है। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे इंसुलिन अलग अलग टाइप के पाथवेज को एक्टिवेट करता है, कैसे ये ट्रिगर होता है, कैसे ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर जाके सेल्स पे बाइंड करता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज। चलिए अब आगे चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्लूकागन। ग्लूकागन, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट ट्रिगर्स द ग्लूकागन रिलीज। तो नॉर्मली क्या होता है सेल्स में कि ये अभी हम बात कर रहे हैं मान लो अल्फा सेल्स की। ठीक है, अल्फा सेल्स की बात करेंगे। तो नॉर्मली अभी भूल जाओ ये वाला कंडीशन। नॉर्मली क्या होता है, अल्फा सेल्स में ग्लूकोज आता रहता है। जब बॉडी में ग्लूकोज ठीक ठाक लेवल में है तो अल्फा सेल्स को ऐसा सिग्नल मिलता रहता है कि ग्लूकोज आ रहा है, रोज थोड़ा बहुत आ रहा है ग्लूकोज, अपना काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो आपके घर रोज शाम को आता है। रोज आता है 4 से 5 के आसपास, 6 के आसपास रोज आता है। आप दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हो, राजी खुशी सब कुछ चलता है, बढ़िया बातचीत होती है। फिर वो जाता है, अपना काम वाम करता है, फिर अगले दिन फिर 5-6 बजे आता है। तो ऐसा वो रोज आता है। तो जब रोज आता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। ठीक है, बट मान लो एक दिन वो नहीं आता, आप तो बेचैन हो जाओगे। अरे, मेरे दोस्त तो आए नहीं आज। बार बार घड़ी देखोगे, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 9 बज गए, आज आया नहीं यार, क्या हो गया। फिर आप फोन करते हो कि क्यों नहीं आया, हाल चाल पूछते हो, सब कुछ ठीक है कि नहीं, मतलब आप चेक करने की कोशिश करते हो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ठीक है? और नहीं अगर सब कुछ सही होता तो आप ठीक करने की कोशिश करते हो। आप जाते हो उससे मिलने के लिए, समझ रहे हो? सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है अल्फ़ा सेल्स के साथ। तो अल्फ़ा सेल्स का भी एक दोस्त है, वो है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ रोज़ आता है अल्फ़ा सेल्स के पास, मिलता है, बातचीत करता है, देखता है सब कुछ ठीक चलता रहता है। एक दिन क्या होता है ग्लूकोज़ नहीं आता अल्फ़ा सेल्स के पास, नहीं आता, जिससे कंडीशन क्रिएट हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की। अल्फ़ा सेल्स उदास, आज ग्लूकोज़ आया ही नहीं। उससे क्या होता है कि एटीपी बनना बंद हो जाती है। घर में उदासी का माहौल है, एटीपी नहीं बन रही है अब, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि जब एटीपी बन रही होती है नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या होता है कि ये बंद रहता है पोटेशियम चैनल, ठीक है? पोटेशियम चैनल बंद रहता है नॉर्मली, क्लोज। नॉर्मली पोटेशियम चैनल इज क्लोज, बट जब एटीपी नहीं बन रही है तो ये सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, तो ये खुल जाता है, घबरा जाता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? ग्लूकोज आया नहीं है, एटीपी बन नहीं रही, और ये खुल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लगातार पोटेशियम बाहर जाने लगता है, बाहर जाने लगता है, बाहर जाने लगता है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ हो जाता है, लगातार इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम से। घबराहट में कैल्शियम चैनल खुल जाता है, बहुत सारा कैल्शियम अंदर आने लगता है, बहुत सारा, और ये ट्रिगर कर देता है ग्लूकागन के रिलीज को। ये क्या करता है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ग्लूकागन के, इनको फ्यूज कराने लग जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और एक्सोसाइटोसिस करवा देता है। इससे क्या होता है, ग्लूकागन रिलीज हो जाता है ब्लड के स्ट्रीम में। समझ रहे हो आप? आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर कट समझ में आया होगा। अब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकागन रिलीज हो चुका है, तो नेक्स्ट पहुंचता है ये रिलीज हुआ हुआ ग्लूकागन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता 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 लिवर के पास, और भी कई जगह पहुंचता है, बट हम बात करेंगे मेन टारगेट की। लिवर इज द प्राइमरी एंड मेन टारगेट फॉर ग्लूकागन। ग्लूकागन पहुंचता है लिवर के पास, और वहां पे लिवर सेल जो होती है हेपेटोसाइट्स, उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ग्लूकागन के रिसेप्टर, उस पर जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है? इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई लिवर इज द प्राइमरी टारगेट फॉर ग्लूकागन। तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्राइमरी ऑर्गन, लिवर इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर स्टोरिंग ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। लिवर के पास इतनी बढ़िया फैसिलिटी होती है ग्लूकोज को स्टोर करके रखने की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो और किसी के पास इतनी अच्छी, इतनी बेहतर, इतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो जब बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो अल्फा सेल्स को सिर्फ एक ही सहारा, एक ही उम्मीद दिखाई देती है, लिवर। अल्फा सेल्स मदद की पुकार लगाती है लिवर सेल से कि भाई बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो रहा है, और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है? और मेरे पास इतने दिन से ग्लूकोज आया भी नहीं है, इसीलिए मैं एटीपी भी नहीं बना पा रहा, मेरा पोटेशियम चैनल खुल गया है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आया जा रहा है, अंदर आया जा रहा है, ग्लूकागन रिलीज हो रहा है, अब ये आपके पास पहुंच रहा है ग्लूकागन, ठीक है? अब इसको पहचानो और जल्दी से किसी भी तरीके से ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिवर सेल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे ग्लाइकोजन स्टोर होके रखे हुए हैं। अभी क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना शुरू करेगा, ब्रेक करना शुरू करेगा, बहुत सारे ग्लूकोज बनाएगा और रिलीज कर देगा ब्लड में, ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन क्यों अल्फा सेल्स विश्वास करता है सबसे ज्यादा लिवर पे, क्योंकि लिवर इज द ओनली, लिवर सेल हेपेटोसाइट इज द ओनली सेल विच कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकागन रिसेप्टर, ठीक है? समझ रहे हो? जिसके पास रिसोर्सिस रहेंगे, जहां से मदद की उम्मीद रहेगी, आप वहीं मदद के लिए जाओगे ना, ठीक है? तो ग्लूकागन के पास इतने सारे रिसेप्टर होते हैं, अल्फा सेल को पता होता है कि जो जल्दी से जल्दी ग्लूकागन को पहचानेगा वही मदद कर पाएगा। तो लिवर सेल हिपेटोसाइट के पास दो दो एडवांटेज है। एक तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जल्दी से वो एक्टिवेट हो जाएगा बाय सेंसिंग द ग्लूकागन, और दूसरा उसके पास बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा हुआ है गोदाम में, वो तुरंत ग्लूकोज रिलीज कर देगा ग्लाइकोजन को ब्रेक करके। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है वाई लिवर इज द प्राइमरी टारगेट फॉर ग्लूकागन। आगे बात करते हैं, जब ये ग्लूकागन लिवर सेल के पास, हेपेटोसाइट के पास पहुंचता है, तो होता क्या है, ये ग्लूकागन क्या करता है,
कि ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है जो कि ग्लूकागन रिसेप्टर होता है। ये जो ग्लूकागन रिसेप्टर है ये जीपीसीआर फैमिली को बिलोंग करता है। जी कपल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात हम तसल्ली से डिटेल में करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, हॉर्मोन्स खत्म होने के बाद। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो जब ये ग्लूकागन रिसेप्टर से ग्लूकागन बाइंड होता है तो इस ग्लूकागन रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। एडिनाइलेट साइक्लेज इज एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज क्रैब। ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये जाता है न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है और जाके डीएनए से बाइंड हो जाता है। ठीक है। वहां पे बाइंड करने में इसके दो प्रोटीन हेल्प करते हैं, सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज सीबीपी, और एक और होता है सीआरटीसी2। जब ये स्क्रैब प्रॉपरली बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ तो वहां पे इन जीन्स का एक्सप्रेशन करवाता है। क्रैब, फॉक्सो, एचएनएफ, एफएक्सआर, एलएक्सआर, ये सारे वो जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके इन पाथवेज में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आपको आराम से समझ में आ जाता होगा कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, कि लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लूकोज को रिलीज करो, ब्लड में भेजो, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रखा है। तो एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, दूसरा प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यू न्यू ग्लूकोज। ठीक है। तो इस तरीके से ये पाथवेज क्या करता है, इसका मेन काम है ये दोनों चीजों को प्रमोट करना। आपको पाथवेज की डिटेल में जाने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी इन केस मैं फुर्सत में इन पाथवेज के ऊपर कंप्लीटली फोकस होकर बनाऊंगा, बट अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको जरूरत है कि आप एक प्रॉपर, आपको एक ओवरव्यू जाए कि कैसे ग्लूकागन इंसुलिन काम करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। जब हम ये पूरा सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट खत्म कर लेंगे तब मैं एक एक चीजों को डिटेल में टच कर सकता हूँ, बट अभी पहले पहला टारगेट ये है कि आपको ये पूरा सेल सिग्नलिंग का जो एक हवा बना हुआ है, एक जो इतना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है ना, और वो पहले आसान बनाया जाए। तो आई होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर आपको कुछ लगता है कि ये और इजी हो सकता है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। ओके, आप ही लोगों जो मदद कर सकते हो अपनी, मुझे ये बताकर कि भाई समझ में नहीं आया तो मैं और आसान बनाने की कोशिश करूंगा, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। आपको लग भी रहा होगा कि जितना आसान से आसान इस लेक्चर को बनाया जा सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये जो बचे हुए पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, सोमेटोस्टेटिन, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सोमेटोस्टेटिन है वो बहुत ज़्यादा इसमें हम कवर नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो कैल्सिटोनिन है और पैराथायराइड, ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग हॉर्मोन्स हैं। और जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में लेक्चर बनाते समय, मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको भी, आई होप एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि जब आप कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन को पढ़ोगे तो आपको इनसे प्यार हो जाएगा, भाई बहुत बेहतरीन हॉर्मोन्स है। ठीक है। बेसिकली ये दोनों करते क्या है, ये दोनों का काम क्या है, जैसे अभी दोनों आपने अभी इन दोनों सुपर हीरोज को देखा, इंसुलिन, ग्लूकागन, बेचारे दिन रात लगे रहते हैं ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए ब्लड में। वैसे ही ये दोनों यार बड़े प्यारे हैं, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों लगे रहते हैं कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी में। तो जानेंगे कैसे कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते हैं ये दोनों कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन आगे वाले लेक्चर में। आपको लेक्चर पसंद आया हो, मजा आया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो, ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।